हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इंडिया के बारे में। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। ये आपको पता ही होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बन गया था। 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन इफ़ेक्ट में कब आया? 26 जैन 1950 को आया। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड में सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लॉन्गेस्ट है। अब जब हम कंट्री की साइज़ को देखते हैं, यहाँ की डाइवर्सिटी को देखते हैं, ये देखते हैं कि लोग अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज को बोल रहे हैं। और अभी अभी जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो इतना बड़ा जो इंडिया था वो यूनाइट नहीं रह पाया, यहाँ पे पार्टीशन भी कर दिया गया। तो ये सब देख के हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा क्यों है। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को, इतने बड़े साइज़ वाले कंट्री को, यहाँ पे इतनी लैंग्वेज, इतने कल्चर से आने वाले लोगों को साथ रखना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है। और इसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन कैसा चाहिए? बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लेंथ इतनी लंबी क्यों है, ये हमको समझ में आता है। अब जो इंडिया है उसको साथ में रखने के लिए, लोगों को यूनाइट रखने के लिए हमको क्या चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। क्योंकि एक यूनाइटेड इंडिया के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा? ये पास्ट के जो वाउंड्स हैं, जो एक तरीके से घाव है, उनको हील करेगा। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे नर्चर करेगा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को। क्योंकि हमारे यहाँ पे जुडिशरी होगी, वो जो जुडिशरी होगी वो भी इंडिपेंडेंट होगी। लेजिस्लेचर का अपना काम होगा, एग्जीक्यूटिव का अपना काम होगा, संसद में बैठ के नियम बनाए जाएंगे। ये कुछ चीज़ें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो लिखी है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बेसिकली उसमें बताया हुआ है, रूल्स है, रेगुलेशंस है। और उन रूल्स और रेगुलेशंस में ये बताया हुआ है कि इंडिया को कैसे गवर्न किया जाएगा। तो यूनाइटेड इंडिया के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें किस में दी है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये जो है इसका हर एक चीज़, जो हर एक चीज़ इसमें लिखी गई है वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ लिख दी गई है, बल्कि वो क्या है? डिस्कशन हुआ इस पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसमें लोग बैठे, एक एक क्लॉज को डिस्कस किया, एक एक चीज़ों को डिस्कस किया है। और उसके बाद जिस पर सर्वसहमति बनी, जिसको सारे लोगों ने मान लिया, उसको एक्सेप्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है। अब ये जो असेंबली थी उसमें 11 सेशंस हुए इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिसमें 165 डेज में क्या हुई? सिटिंग हुई। और इसी टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करने का, या इसके और जो क्लॉजेस थे उनको रिफाइन करने का, उनके ड्राफ्ट्स का, ये सारा काम जो है इसी टाइम में साथ साथ चलता रहा। तो अब हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बनाते टाइम में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली तो उन्होंने किस किस टॉपिक पर डिस्कशन किया, और क्या सबके उस पर एक ही थॉट थे? अगर नहीं थे तो किसने कौन से पॉइंट्स रखे, कौन से पॉइंट्स को माना गया, कौन से पॉइंट्स को क्यों हटाया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। तो अभी ये तो ओवरव्यू था, अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द टुमल्टस टाइम। अब ये कौन सा टाइम है? इसका मतलब है कि उतार चढ़ाव भरे हुए दिन, उतार चढ़ाव भरा हुआ टाइम। अब ये कौन सा टाइम था? जब हमको आज़ादी मिलने वाली थी और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था। ये जो टाइम था ये बड़ा कैसा टाइम था? टुमल्टस टाइम था। क्योंकि हमें आज़ादी मिल रही है, इस बात की तो बहुत खुशी है, इंडिया को आज़ाद कर दिया गया है। लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है? इंडिया का डिवीज़न भी हो रहा है, इंडिया को डिवाइड किया जा रहा है। तो उससे जो लोग हैं वो डिसअपॉइंट भी हैं। लोगों को याद आ रहा है, लोगों की यादों में ताज़ा है, किसकी मेमोरी ताज़ा है? क्विट इंडिया मूवमेंट की, जो कि रिसेंटली चला था। क्विट इंडिया मूवमेंट हो, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा हो कि हम तो आज़ादी लेकर ही रहेंगे, चाहे हमें इसमें फॉरेन एड ही क्यों ना लेनी पड़े। और क्या हुआ था उसी टाइम पे? जो रॉयल इंडियन नेवी है बंगाल में, बॉम्बे में, उसकी जो है रेटिंग्स बढ़ रही थी, उसमें राइज आ रहा था। और जगह जगह पे वर्कर्स, पीजेंट जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो उस टाइम पे आज़ादी से कुछ टाइम पहले ही हुई थी, ये लोगों के दिमाग में क्या थी? ताज़ा थी।
जो प्रोटेस्ट हुए थे वर्कर्स के, पीजेंट्स में, उसमें लोगों को क्या याद आता था कि कैसे उस टाइम पे हम डिवाइड नहीं थे, हमने हिंदू मुस्लिम यूनिटी मैनिफेस्ट की थी। उसमें क्या था कि कोई भी अपने रिलीजन को लेकर, कलर को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर बटा हुआ नहीं था। जब लोग प्रोटेस्ट करते थे तो साथ करते थे, क्योंकि समस्या तो सबकी एक ही थी। लेकिन उसी टाइम पे हमने देखा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कोई सहमति नहीं थी। ये एक दूसरे के हमेशा अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू ही रखते थे और ये एक साथ बैठ के सहमति नहीं बना पाए एक कंट्री के सोशल हार्मनी के लिए, या किसी भी कारण से इनके बीच में सहमति नहीं बैठी, बल्कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर जो है सहमति थी। और उसी टाइम पे क्या हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे भी हुआ था। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा 1946 में। ये किसने कराया था? जिन्ना ने कराया था, मुस्लिम लीग वालों ने कराया था। तो अब क्या होता है, ये सारी मेमोरी जो है वो लोगों के दिमाग में याद जो है वो ताज़ा है कि कैसे वायलेंस हुआ, कैसे पार्टीशन हुआ। 15 अगस्त का टाइम आया तो कितना खुशी का टाइम था, लेकिन वो टाइम जो था वहीं पे क्या हो रहा था, डिवीज़न भी हो रहा था इंडिया का। अब बहुत सारे मुस्लिम जो थे इंडिया साइड में थे जिनको पाकिस्तान जाना था, बहुत सारे हिंदू और सिख जो थे वो पाकिस्तान के साइड में थे जिनको इंडिया आना था। और उनके पास क्या थी, बहुत ही क्रूअल चॉइस थी, क्योंकि एक जगह पे वो रहेंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी, और अगर दूसरी साइड में जाएंगे तो क्या है, उनको अपना घर वगैरह सब छोड़ के जाना पड़ेगा। जो लोग यहाँ से जा रहे थे या फिर वहाँ से आ रहे थे, उनको अपना एरिया, अपना घर, जहाँ पे वो उनकी पूरी जनरेशन उनसे पहले की रही है, वो अपना घर, वो अपनी प्रॉपर्टी, वो अपना एरिया सब कुछ छोड़कर, फोर्सफुली छोड़कर आना पड़ रहा था या जाना पड़ रहा था। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ में दिक्कत थी। और हमने देखा कि काफ़ी सारे लोग तो अपने घर को पहुंच भी नहीं पाए, उससे पहले ही डेथ हो गई उनकी। और उसी टाइम पे एक और प्रॉब्लम थी प्रिंसली स्टेट्स की। प्रिंसली स्टेट्स कौन से एरिया थे, जहाँ पर जो है प्रिंसेस रूल किया करते थे ब्रिटिशर्स के अंडर में। ब्रिटिशर्स जो कहते थे वही काम करते थे, लेकिन रूल किसका था, प्रिंसेस का था। तो वो जो एरिया थे उन पे से ब्रिटिशर्स अपना अधिकार हटा लेती है जब हमको आज़ादी मिल जाती है। और ये प्रिंसली स्टेट्स जो थे जहाँ पर प्रिंसेस रूल कर रहे थे, ये सारे लोग क्या सोचने लगते हैं कि अब तो सारा अधिकार किसका होगा, हमारा होगा। तो अब ये डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि इंडिया यूनाइट रहे, बल्कि ये क्या चाहते थे कि हम तो अलग ही रहें, हम अपना खुद रूल करेंगे। अभी तो हमारे हाथों में क्या आई है, पावर आई है, अब कैसे भी हम रूल मिसरूल कुछ भी कर सकते हैं, अभी तो पावर उठाने का टाइम है। तो इन सारी चीज़ों जो ये है, ये एक तरीके से आपको बताया हुआ है कि ये बैकग्राउंड चल रहा था उस टाइम पे। और उसी सब टाइम पर हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली तो वहाँ के लोगों को भी तो ये पता होगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, प्रिंसली स्टेट की हो या फिर पार्टीशन की हो, रेफ्यूजीज़ की हो, तो ये क्या प्रॉब्लम चल रही है ये तो उनको भी पता होगा। तो इनके साथ उन्होंने कैसे डील किया। अब हम देखते हैं द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली है, उसके मेंबर्स आखिर चुने कैसे गए? क्या उनको डायरेक्ट बेसिस पे चुना लोगों ने, जैसे लोग आज अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जाते हैं वोट डालते हैं, अपने एमपीज़ को, अपने एमएलएज़ को चुनते हैं, क्या ऐसे ही लोगों ने उस टाइम पे वोट डाल के यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले मेंबर्स को चुना? तो नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों ने वोट नहीं डाला था। बल्कि क्या हुआ था, 1945-46 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे। ये बात तो आपको पता है पिछले चैप्टर से। तो ये जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे ना, इससे जो लोग जीत कर आए उनको क्या कहा गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कहा गया। उन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना, यानी कि वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उन लोगों ने चुना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने वाले लोगों को। और उन मेंबर्स को किसने चुना, डायरेक्टली नहीं चुने गए, इनडायरेक्टली चुने गए। क्योंकि हमने किसको चुना, हमने चुना था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने चुना किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने वाले मेंबर्स को। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें सबसे बड़ा डोमिनेशन किसका रहा, कांग्रेस का रहा। एक पार्टी थी कांग्रेस, उसी का सबसे बड़ा डोमिनेशन रहा। अब ऐसा क्यों, ये तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में चुने गए थे, तो सबसे बड़ा डोमिनेशन कांग्रेस का ही क्यों रहा? तो इसका ये रीज़न था कि देखो, जब इलेक्शंस हुए तो उसमें जो भी जनरल सीटें थी उस पे कांग्रेस ही जीत कर आई थी।
तो जाहिर सी बात है उसके मेंबर्स जो थे उन्होंने कांग्रेस को चुना होगा। और जो सीट मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दी गई थी उसे किसने चुना था? मुस्लिम लीग वाले उस पर जीत कर आए थे। लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा नहीं बनता, बॉयकॉट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान बने। तो वो लोग कह देते हैं कि हम तो पाकिस्तान के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, इसलिए हम ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन नहीं करने वाले। और वो पाकिस्तान की ही डिमांड करते रहते हैं, तो वो लोग तो ज्वाइन करते नहीं। दूसरा, सोशलिस्ट भी ज्वाइन करना नहीं चाहते, वो भी अनविलिंग होते हैं ज्वाइन करने के लिए, उनकी भी इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो ब्रिटिशर्स तो अभी है ही, उन्हीं के टाइम पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी बन रही है। तो इसमें क्या है, ब्रिटिशर्स के साथ में रह के या ब्रिटिशर्स के अंडर में रहकर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी और हम अच्छा एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाएंगे। इसीलिए हमें ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस का डोमिनेशन होता है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत अलग पार्टी भी थी वो लोग भी क्या कर रहे थे, चले जा रहे थे, जैसे कि मुस्लिम लीग या सोशलिस्ट। अब हमें ये देखने को मिलता है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जितने मेंबर्स थे उसके 82% मेंबर्स किसके थे? कांग्रेस के भी थे। मान लो असेंबली में 100 मेंबर्स थे तो 82% कितना हुआ? 82 मेंबर्स जो थे वो कांग्रेस के भी मेंबर्स थे और वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी बैठे हुए थे। ये यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो कितना बड़ा डोमिनेशन था कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस का डोमिनेशन है ये समझ के आप ये मत सोच लेना कि यहाँ पे तो सिर्फ कांग्रेस है तो सबकी तो एक ही विचारधारा होगी, तो उसमें उन्होंने क्या डिबेट किया होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस भी बेशक एक पार्टी है, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं उन सबके अपने अपने ओपिनियन थे और उनके ओपिनियन एक दूसरे से बहुत अलग थे। कोई लैंड लॉर्डिज्म को फॉलो करता था, कोई सोशलिज्म को फॉलो करता था, कोई गरीब की बात करता था तो कोई अमीर की बात भी करता था। सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सिर्फ अपने मन में नहीं रखते थे बल्कि सामने रखते थे। क्योंकि नेशनल मूवमेंट के टाइम पे उन्होंने किया ही क्या है, कांग्रेस मेंबर्स जो थे उन्होंने अपने अपने नए नए आइडियाज़ को ही तो लोगों के सामने रखा है, पब्लिक में रखा है। और फिर जो है अपने ओपिनियन को, एक दूसरे ओपिनियन को सुनकर सहमति बनाई है, अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको नेगोशिएट किया है और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी उन्होंने यही करा। कांग्रेस के जो मेंबर्स थे वो शांत नहीं बैठे बल्कि उन सब ने अपने अपने ओपिनियन रखे और अपने ओपिनियन को रखते हुए उन्होंने ये भी सुना कि सामने वाले का क्या ओपिनियन है और उसके बाद कंसेंसस कर कर एक दूसरे के साथ में अपने डिफरेंसेस को नेगोशिएट कर कर उन्होंने डिसीजंस लिए। और सिर्फ इसमें इतना ही नहीं, और भी चीज़ें थी जिससे इस डिस्कशन को शेप मिला। वो कैसे? सबसे पहले किसने शेप किया? पहले किया शेप पब्लिक ओपिनियन ने। देखो, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चल रही है तो लोगों को भी उत्साह था कि हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तो लोग भी इस न्यूज़ को हमेशा क्या थे, पढ़ते रहते थे। उस टाइम पे या तो टीवी था, टीवी भी बहुत कम था उस टाइम पे, रेडियो थे या फिर उस टाइम पे न्यूज़पेपर थे। तो जब न्यूज़पेपर थे या फिर वहाँ पर रेडियो चलता था तो उस टाइम पे कैसे था कि मीडिया जो थी वो वहाँ पर क्या हो रहा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उसके कुछ कुछ चीज़ें अपने अखबारों में डाल देती थी। फिर अखबार जब लोग पढ़ते थे तो लोगों को पता चलता था कि अच्छा इस मुद्दे पर वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट हो रहा है। फिर लोग क्या करते थे, आपस में बात करते थे। अब चाहे वो चाय की दुकान पर हो, चाहे वो कैसे भी मिल रहे हो, जब भी वो मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को डिस्कस किया करते थे कि अभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या चल रहा है। अब जब वो चीज़ों को डिस्कस किया करते थे तो फिर जो लोग मीडिया वाले थे वो इस चीज़ को डाल देते थे न्यूज़पेपर में कि आखिर लोग क्या चाहते हैं। और फिर वो अखबार सिर्फ नॉर्मल लोग तो पढ़ते नहीं है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठे हुए मेंबर्स भी पढ़ा करते थे और लोग भी पढ़ा करते थे। तो उनको पता चल जाता था कि अच्छा लोग ये चाहते हैं। तो इस तरीके से जो ये पूरा डिस्कशन था उसको एक तरीके से शेप किया गया, उसके नेचर को शेप किया गया। और ये इंश्योर करने के लिए कि लोगों को ऐसा ना लगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, पब्लिक का तो इसमें कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं, ऐसा किसी को ना लगे। पब्लिक पार्टिसिपेशन को, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन को और बढ़ाने के लिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने लोगों से कहा कि अगर आप लोगों के भी कोई सजेशन है, कोई डिमांड है तो आप जो है वो हमें बताइए। और लोगों ने क्या किया, अपने डिमांड या अपने सजेशन जो है वो उन तक पहुंचाए भी। जैसे कि
लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ने कहा कि हमारी जो है भाषा को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हम क्या है माइनॉरिटी में है, तो हमारी भाषा कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसलिए हमारी जो भाषा है उसको प्रोटेक्ट करना है, हमारी मदर टंग को प्रोटेक्ट करना है। फिर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ ने कहा कि उनको सेफ गार्ड्स जो है वो मिलने चाहिए। दलित्स ने कहा कि हमारे साथ जो ऑपरेशन हुआ वो ख़त्म होना चाहिए। सेंट्रल जॉब्स जो है गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जो है उसमें क्या है रिजर्वेशन होना चाहिए हमारे लिए। और क्या हुआ, कल्चरल राइट का मुद्दा हो या सोशल जस्टिस का मुद्दा हो, सारे मुद्दे जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में उठाए गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द डोमिनेंट वॉइसेस। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में टोटल 300 मेंबर्स थे और इसके 82% जो थे वो कांग्रेस के भी मेंबर्स थे। अब इसमें से 6 ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले मेंबर्स भी थे। वैसे तो पूरी असेंबली के सारे लोग ही बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन 6 ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें से 3 जो थे वो तो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव ही थे। तो एक एक करके उनके बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहला नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का नाम सबसे पहले इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था, वही इसे लेकर आए थे। और साथ ही साथ उन्होंने इस रेजोल्यूशन को भी पास किया था कि इंडिया को जो फ्लैग होगा, जो हमारा झंडा होगा, तिरंगा होगा, वो 3 रंग का होगा। सैफ्रॉन कलर होगा, वाइट कलर होगा, डार्क ग्रीन कलर होगा, और बीच में जो है वहाँ पर ब्लू कलर की जो है नेवी व्हील होगी, नेवी कलर की ब्लू कलर की जो है वहाँ पर एक व्हील होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो रेजोल्यूशन है वो जवाहरलाल नेहरू जी ने ही पास कराया था। अब क्या था, पटेल जी का नाम आता है दूसरे नंबर पर, सरदार पटेल का। इन्होंने क्या किया है, एक तरीके से बिहाइंड द सीन्स काम किया है। इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम किया है कि कुछ सेवरल रिपोर्ट्स जो है उनकी ड्राफ्टिंग में इनका बहुत इम्पोर्टेंट काम रहा है। दूसरा, अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू को रिकॉन्साइल करना, कि देखो इस इंसान ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिए, दूसरे ने अपने रख दिए, और दोनों ही क्या है अपोजिंग है। मेरे जो विचार हैं वो कुछ अलग है, हो सकता है आपके कुछ अलग हो। अब आपने भी अपनी बात रख दी, मैंने भी अपनी बात रख दी, लेकिन हमारे बीच में कहीं ना कहीं तो सहमति करानी पड़ेगी ना। तो ये जो सहमति कराने का काम है कि कुछ बातें मेरी ली गई, कुछ बातें आपकी ली गई, ये किसने किया, सरदार पटेल ने किया। तीसरा क्या है, राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इनका क्या काम था, ये असेंबली के प्रेसिडेंट ही थे, और साथ ही साथ सारे लोगों को बोलने का एक चांस मिले और डिस्कशन अपने पटरी से उतर के कहीं और ना चले जाए, कि बात किसी और मुद्दे पे स्टार्ट हुई थी और हम पहुंच गए किसी और मुद्दे पर। ऐसा ना हो, हम जिस मुद्दे पे चल रहे हैं उसी मुद्दे पे बात हो, सही बात हो, और सारे लोगों के पास अपना बोलने का चांस हो। ऐसा ना हो कि किसी को ज़्यादा मिल गया बोलने का चांस, किसी को कम मिल गया, ऐसा ना हो। ये सारी चीज़ें इंश्योर करना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का काम था। फिर फोर्थ थे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो थे वो कांग्रेस के हमेशा अपोज करते रहे। कब तक, जब तक हमको आज़ादी नहीं मिली, जब हम ब्रिटिशर्स के टाइम पे थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स का रूल ख़त्म होने को था, तब जो है महात्मा गांधी की एडवाइस पर उनको क्या है ज्वाइन कराने के लिए, कि उनको जो है एक तरीके से ऑफर दिया गया कि आप यूनियन कैबिनेट को ज्वाइन कीजिए एज अ लॉ मिनिस्टर। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बी आर अम्बेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पे जो है वो काम किया, और उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ पर चेयरमैन के तौर पे काम किया, यही उनका काम था। और उनके साथ में और भी 2 लॉयर थे, एक थे के एम मुंशी जो कि गुजरात से थे, और एक थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो कि मद्रास से थे। ये थे 5th और 6th नंबर के लोग। इनका भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि इन्होंने क्रूशियल इनपुट्स दी ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट होने में इन लोगों का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा। तो ये 6 लोग थे जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। अब इन 6 लोगों को असिस्टेंस किसने दी थी, हेल्प किसने की थी, 2 सिविल सर्वेंट्स ने की थी। पहले थे बी एन राव। जो बी एन राव थे, ये क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, बैकग्राउंड के पेपर्स जो थे उसको प्रिपेयर किया, कि कहाँ पर कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम है कंट्री में, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, वहाँ पे ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम क्यों है। ये सारी चीज़ें जो है, ये पेपर वर्क जो है वो बी एन राव ने किया था।
दूसरा कौन थे? दूसरे थे एस.एन. मुखर्जी। जो एस.एन. मुखर्जी थे, इनकी क्या क्वालिटी थी कि सबसे कॉम्प्लेक्स प्रपोजल को भी सिंपल से क्लियर लीगल लैंग्वेज में ये लिख देते थे। और इन्होंने भी क्या किया था, जो अदर 6 इम्पॉर्टेंट लोग थे उनको असिस्टेंस दी थी। अब जो अंबेडकर थे, वो क्या थे, रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ही ली थी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो ड्राफ्ट करने की, उन्होंने ही ली थी। 3 साल लगे, बहुत जगह हमने क्या है सिटिंग्स की, 11 सेशंस चले, हर चीज़ को डिस्कस किया, लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, कई बारी बहुत ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे तो उनको भी रिकॉन्साइल किया गया। तो हर चीज़ पर मुद्दा उठा, इंडिया कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम अपनाएगा, हमारे यहाँ पे किन लोगों को वोटिंग का अधिकार होगा, हर एक चीज़ जो है उस पर डिस्कशन हुआ और उसके बाद ही उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी इंट्रोड्यूस करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये सबसे मोमेंटस रेजोल्यूशन था क्योंकि ये क्या बताता था, ये आइडियल्स बताता था कॉन्स्टिट्यूशन के। कैसे आइडियल्स? ये एक फ्रेमवर्क देता था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है वो प्रोसीड होने वाली है। ये कहता था कि इंडिया क्या है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक है। और क्या है कि यहाँ के लोगों को हमेशा जस्टिस मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी। ये कुछ हमारे आइडियल्स है कि हाँ हम जो है आज़ाद हो गए हैं और हमारे लोगों को आज़ादी मिलेगी, जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी, हम सबको जो है सेफगार्ड्स मिलेंगे, यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है उसको भी इक्वल ट्रीट किया जाएगा, यहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो ट्राइब्स हैं या फिर जो ओबीसीज़ हैं या डिप्रेस्ड क्लासेस है, ये सारे लोगों को क्या है, सबको इक्वल माना जाएगा, सबके लिए सेफगार्ड्स होंगे, किसी को सुपीरियर और किसी को इन्फीरियर ऐसा नहीं माना जाएगा, सब इक्वल होंगे। यही इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया हुआ था। उन्होंने क्या चीज़ बताई थी? उन्होंने ये बताया था कि जब नेहरू जी ये सारी बातें बता रहे थे तो उनका माइंड कहाँ जा रहा था, अपने पीछे जा रहा था। वो बता रहे थे कि उनका जो दिमाग है वो हिस्टोरिक एफर्ट्स जो हुए हैं पास्ट में ऐसे डॉक्यूमेंट्स राइट्स के बनाने के लिए उसकी तरफ जा रहा है। जब नेहरू जी स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात की, उन्होंने हिस्ट्री बताई कि कैसे हमने इस टाइम का वेट किया, कितने लंबे टाइम से हम वेट कर रहे थे कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और अब हम उसको बनाने जा रहे हैं। नेहरू जी ने ये भी कहा था कि पहले जो मूवमेंट हुए या पहले जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो हमारे लिए कोई एक तरीके से ब्लूप्रिंट नहीं है, उन्होंने भी कहीं से वो चीज़ें ली होंगी और उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला होगा, उन्हें भी कहीं से पहले सीखना पड़ा होगा। उन रेवोल्यूशन से हमको भी सीखने को मिलेगा और फिर हम अपनी चीज़ों को भी उसमें ऐड करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी, हम सिर्फ कॉपी नहीं करने वाले कि जो चीज़ हमने देखी कि अच्छा ये इस देश में है वो उस देश में है, उठा के जो है हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी, ऐसा नहीं है। बल्कि जो भी चीज़ अगर हम कहीं से कुछ सीख भी रहे हैं, कहीं से कुछ ले भी रहे हैं, तो हम सिर्फ कॉपी नहीं कर रहे बल्कि हम ये देख रहे हैं कि हमने वो चीज़ वहाँ से उठाई, लेकिन क्या वो इंडिया में वर्क कर पाएगी? अगर नहीं कर पाएगी तो हमें उसमें क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं। तो जो जो चीज़ हम कहीं बाहर से ले भी रहे हैं वो क्या है, वो इंडिया के लोगों को सूट करनी चाहिए, इंडिया के कंडीशन को सूट करनी चाहिए, उसमें कुछ चेंजेस करने के बाद ही हम जो है उसे अपना रहे हैं। हमें जो है वेस्ट के लोगों से सीखना है क्योंकि वेस्ट ने भी अपने अचीवमेंट, अपने फेलियर या किसी और के फेलियर वगैरह से सीखा होगा, तो हम भी वही करने वाले हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, वो ये रहेगा कि जो डेमोक्रेसी के लिबरल आइडियाज़ हैं उनको इकोनॉमिक जस्टिस के सोशलिस्ट आइडियाज़ के साथ मिलाकर फ्यूज़ कर कर उनको रीअडेप्ट करके उन पर रीवर्क करके इन सारे को जो चीज़ों हैं उनको अडॉप्ट कर लेना है। एक तरीके से क्या करना है कि अगर हमने बाहर से भी कुछ लिया तो हमें ये देखना है कि हमें इसमें क्या काम करने की ज़रूरत है, क्या ये इंडिया के कंडीशन में इंडिया के लोगों पर फिट है कि नहीं है। अगर है तो हमें क्या करना है, उस चीज़ को पर रीवर्क कर कर उसको अपना लेना है। यही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर दो डेमोक्रेसी भी होगी, यहाँ पर इकोनॉमिक जस्टिस भी होगी और दोनों आइडियाज़ को फ्यूज़ कर कर ही इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमको उस चीज़ को अपना लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा दूसरा चैनल अभ्यास, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।